हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया सी टेट पेडागोजी की क्लास में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे शिक्षण का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। शिक्षण का मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन कब होता है, कैसे होता है, या प्राथमिक लेवल पर क्या हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चों का, मूल्यांकन और मापन में क्या संबंध होता है। इसके अलावा और भी अन्य तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को आज हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जो पेडागोजी हमारी सी टेट की है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं सारे के सारे। तो शुरुआत हम लोग सबसे पहले करें कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ ई वैल्यूएशन। तो मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जा सकता है। जो भी लर्निंग हुई है, जो भी बच्चे ने लर्निंग सीखी है, जो भी हमने लर्निंग कराई है, कितनी बेहतर कराई है, कितनी बेकार कराई है, उन सभी के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मूल्यांकन के बाद मिलती है। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जा सकता है। बालक की शिक्षा में मूल्यांकन और मापन दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि बालक की शिक्षा में मूल्यांकन भी और मापन भी दोनों के दोनों है ना। तो जो इवैल्यूएशन होता है और हमारा जो मेजरमेंट होता है, दोनों के दोनों एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आगे जाने हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है, मूल्यांकन में और मापन में। ठीक है, तो पहले हम लोग देखें कि मूल्यांकन क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र जो होता है बड़ा व्यापक होता है, बहुत ही वास्ट होता है। ठीक है, ह्यूज लेवल पर ही, बड़े लेवल पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि मूल्यांकन को हम लोग जब निर्धारित करते हैं, उसको तय करते हैं, तो एक उसका बड़ा क्षेत्र होता है, व्यापक क्षेत्र होता है। मूल्यांकन मापन के बाद होता है कि पहले मापन होता है, बच्चे का मापन तो डेली होता रहता है, उसकी लर्निंग का, उसके एजुकेशन का। ठीक है, लेकिन मूल्यांकन एक बड़े स्तर पर होता है कि मूल्यांकन मापन के बाद होता है। मूल्यांकन के बाद ही भविष्यवाणी संभव होती है। जैसे बच्चा आगे चलकर किस प्रकार से गतिविधि करेगा, आगे क्या उसका एक फ्यूचर रहेगा, इसकी भविष्यवाणी जो की जा सकती है वो मूल्यांकन के बाद ही की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मूल्यांकन स्थिति आधारित होती है कि वास्तविक स्थिति कैसी है उसकी, क्या उसने कितना बेहतर सीखा हुआ है अब तक, क्या उस पर आता है, कितना उसने अचीवमेंट किया हुआ है, सब चीज़ पर जो स्थिति आधारित है। वर्तमान में क्या उसकी स्थिति है, क्या एक इन प्रेजेंट कंडीशन क्या है उसकी, तो स्थिति आधारित हमारा मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में घटना तथा तथ्य का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है कि जो भी हमारे फैक्ट्स होते हैं, जो भी हमारी घटनाएं होती हैं, उन सभी का जो मूल्य ज्ञात किया जाता है मूल्यांकन के अंदर। मूल्यांकन का उद्देश्य, यहाँ पर ये चीज़ें हटी हुई है कि मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है वो बहुत ही व्यापक होता है, एक ज़रूरी होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखें हम लोग मापन क्या होता है हमारा, कि मापन कैसे होता है। तो मापन किसी एक गुण का किया जा सकता है या एक चर का किया जा सकता है। ठीक है, जैसे बच्चे के अंदर बहुत सारे गुण हैं, लर्निंग के सीखने की भी प्रक्रिया होती है, बहुत सारे गुणों पर आधारित होती है लर्निंग भी, है ना। तो किसी एक गुण या चर का ही मापन होता है, ना कि पूरे कंप्लीट ओवरऑल होता है। ठीक है, कंप्लीट ओवरऑल हो रहा है तो फिर तो इसका मतलब क्या चल रहा है, ये तो हमारा एक मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, तो मापन किसी एक चर या एक गुण का होता है, यह मूल्यांकन से पहले होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले कि मूल्यांकन के बाद ही मापन के बाद ही मूल्यांकन होता है, तो इसका मतलब यह है कि ये मूल्यांकन से पहले हो जाता है मापन। मापन के बाद ही भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि मूल्यांकन के बाद भविष्यवाणी होती है, ना कि मापन के बाद होती है। यह अंक आधारित होता है कि जैसे हम लोग डेली जैसे हमने टेस्ट लिया, कुछ ऐसे प्रक्रिया देखी कि हमने बच्चों की लर्निंग देखी, उस लर्निंग को देखा कि भाई कितना बच्चे ने सीखा, उसके आधार पर हमने उसको मार्क्स दे दिए कि मार्क्स आधारित होता है, पूरा ओवरऑल उसका चीज़ें नहीं देखी जाती है ना। तो मापन जो होता है एक अंक आधारित होता है। मापन जो होता है, मापन में घटना तथा तथ्य के विभिन्न परिमाणों या परिणामों के लिए मापन में घटना या तथ्य के विभिन्न परिणामों के लिए प्रतीक निश्चित किए जाते हैं। जो भी घटनाएं होती है, जो भी तथ्य होते हैं, उसके परिणाम के एक प्रतीक निश्चित किए जाते हैं कि ठीक है, हमने ए पॉइंट इसको दिया, बी पॉइंट ऐसे करके दे दिया, जैसे ग्रेड आज के टाइम में दे दी जाती है। तो एक प्रकार का वो मापन होता है। ठीक है, तो मापन तो जनरली हम लोग करते रहते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन जो होता है वो एक ऐसे नहीं होता कि डेली बेसिस पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग जो देखें, इवैल्यूएशन जो हमने इंग्लिश में अभी आप हिंदी में जो आपको सारी चीज़ें बताई है
वो इंग्लिश में दी गई है यहाँ पर, और इसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपसे कि मूल्यांकन के उद्देश्य, पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, क्या क्या उद्देश्य होते हैं हमारे मूल्यांकन के। तो एक तो मेन पर्पस हमारा है छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, छात्र ने कितनी अचीवमेंट हासिल किया, कितनी उपलब्धि हासिल करी है, तो इसका पता लगाना। छात्रों के विकास को निरंतर गति देना, ठीक है। जैसे कि भाई हमने मूल्यांकन करा, मूल्यांकन के आधार पर देखा कि बच्चे के अंदर अभी ये चीज़ों की कमी है, आगे हमने इसको बढ़ाना है, इसको बेहतर करना है और अच्छे से सिखाना है, बच्चे को लर्निंग करानी है, तो उसको निरंतर गति देना भी हमारा क्या हो जाता है, मूल्यांकन का उद्देश्य हो जाता है। छात्रों की योग्यता, कुशलताओं, रुचियों का आदि का भी पता लग जाता है कि अभी जो बच्चे ने सीखी, जो लर्निंग करी है, कि उसमें कितनी रुचि रही है बच्चों की, कितना उसकी कुशलता थी, उसकी योग्यता कितनी रही है बच्चे की। अगर नहीं भी थी तो हमें पता लग जाता है कि किस बच्चे की योग्यता नहीं रही है, किस बच्चे की रुचि नहीं है इस पढ़ाई में, तो इन सारी चीज़ों का हमें पता लग जाता है। छात्रों का वर्गीकरण करना, ये भी वर्गीकरण मतलब एक क्लासिफिकेशन करना, उनको क्लास में एक अलग अलग कैटेगरीज वाइड डिवाइड कर देना कि यार ये बच्चे थोड़े से वीक है, इनको हम लोगों को और बेहतर तरीके से पढ़ाना है और अच्छा सिखाना है, ठीक है। और जो अच्छा कर पा रहे थे, ठीक है, वो बढ़िया जो हम लोग वो कर रहे हैं, बच्चा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको एक उनका क्लासिफिकेशन हमने कर दिया, अलग अलग जगह पर उसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है हमारा छात्रों की कठिनाई और विफलता और असफलताओं का पता लगाना। जो भी छात्र हैं हमारे, उनकी कठिनाई कहाँ पर रही है, कहाँ पर उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा है, तो छात्रों की कठिनाइयों विफलता कहाँ पर उनको दिक्कत परेशानी का सामना हुआ है, कहाँ उनको असफलता मिली है, किन पॉइंट पर, उन सारे पॉइंट्स को, उन सारी चीज़ों का भी पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए हम लोग, महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा, है ना। नेक्स्ट हम देखें, छात्रों के सीखने हेतु उपचारात्मक व्यवस्था प्रदान करना। छात्रों के सीखने के लिए जो हम लोग सिखाते हैं छात्रों को, उसको सीखने के लिए उपचारात्मक, एक निदानात्मक, जो उनको परेशानी हुई है उसका सॉल्यूशन देना, है ना, उसको सही तरीके से उसका एक निचोड़ मतलब देना बच्चों को, उसका उपचार करना, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है छात्रों की इवैल्यूएशन के लिए। आगे देखेंगे हम लोग एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व क्या होते हैं, है ना। एक इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये जो हमारे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है हमारा, उसका महत्व क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक, मतलब जो हमारे जो एजुकेशन है हमारी और नॉन एजुकेशन है, दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है, ठीक है जी। इसके अलावा शिक्षार्थियों की कमजोरी को पहचान कर उसका निदान करना या बताना होता है, ठीक है। जैसे छात्रों को जहाँ पर कमजोरी थी, किस चीज़ के अंदर उसको दिक्कत आई है, क्या परेशानी रही है उसको, तो उसका निदान करना। उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करना, मतलब जो उसके हमने उपलब्धि देखी, उसका अचीवमेंट देखा, उसके अचीवमेंट को देखने के बाद ही हम लोग क्या करें कि उसको निरंतर बनाए रखने के लिए, उसको और ऊंचा उठाने, उसको और प्रेरित करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी एक महत्व है हमारा व्यापक मूल्यांकन का। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट है यहाँ पर कि उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग कर, जो भी हमारी निदानात्मक होती है, जो जहाँ सॉल्यूशन दिया जाता है, तो शिक्षार्थियों ने उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग कर शिक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। शिक्षार्थियों के लिए प्रेरणा का कार्य करना ताकि अधिगम प्रक्रिया रुचि उत्पन्न हो सके, एक प्रेरणा, है ना, इंस्पायर करना बच्चों को, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि अधिगम जो प्रक्रिया होगी, लर्निंग प्रोसेस जो होगा, एक रुचि वाला होगा, जिसमें इंटरेस्ट आएगा बच्चों को, ठीक है, जिससे वो एक अंदर से इंस्पायर हो जाएंगे या फिर मोटिवेट हो जाएंगे। शिक्षक को सही कार्य नीति बनाने में मदद करता है, ठीक है। अगर मूल्यांकन की मैं बात करूं, सतत मूल्यांकन की या व्यापक मूल्यांकन की, तो शिक्षक को ये सही कार्य नीति बनाने में भी मदद करता है। नवीन परीक्षण तकनीकों को खोजने के लिए भी प्रेरित करता है, जो नई हमारे रिसर्च एक टेक्निक होती है, उसको खोजने के लिए भी ये प्रेरित करता है। विद्यालय व्यवस्था की जांच करता है, ठीक है जी, विद्यालय व्यवस्था की भी जांच होती है, जिस समय सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, ठीक है, कि विद्यालय के अंदर किस प्रकार की लर्निंग दी गई है, किस प्रकार के टीचर ने प्रक्रिया, मतलब टीचर ने कार्य किया है, उन सारी बातों को भी यहाँ पर देखा जाता है। शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास का, है ना, जो भी हमारा पूरा ओवरऑल एक उसका डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास होता है, उस पर बल देता है हमारा एक व्यापक या सतत मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक जो भय
होता है ना वो नहीं होगा। जब सतत रेगुलर मूल्यांकन चलता रहेगा, व्यापक मूल्यांकन चल रहा है, तो जैसे हम लोग आज टेस्ट कर रहे हैं, फिर कल परसों फिर टेस्ट हो जाएगा, फिर अपना फिर टेस्ट हो जाएगा, इसके अलावा फिर हमारा मूल्यांकन किया जा रहा है, उसके आधार पर फिर बच्चों को और बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अब ऐसे कर करके तो डेली या एक हफ्ते में 2-3 टेस्ट हो रहे हैं, अब फिर हमारे पीरियोडिक टेबल हो जाएं, इसके बाद हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाएं, फिर जब एनुअल एग्ज़ाम होंगे तो उसका डर नहीं होगा हमें, है ना, क्योंकि हम लोगों को तो इन चीज़ों से रोज़ गुजरते आ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अगर हम लोग पहली बार या फिर एक साल में 6 महीने में एक बार टेस्ट दे रहे हैं या फिर कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें एक हमें अनावश्यक डर रहता है, तो वो डर खत्म हो जाएगा इस सतत व्यापक मूल्यांकन से, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सतत व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ या तकनीक क्या क्या है, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर एक या फिर कॉन्टीन्यूसली इवैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो उसकी टेक्निक या उसकी विधियाँ क्या क्या है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला कि एक तो साक्षात्कार होता है हमारा, है ना, जिसे हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। इस विधि के द्वारा ना क्या प्रक्रिया होती है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साक्षात्कार से क्या बच्चे के अंदर चेंज आता है, परिवर्तन आता है, वो चीज़ क्या होती है। तो हम लोग देख रहे हैं इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के आंतरिक विचारों को जाना जाता है, ठीक है जी। आंतरिक विचार मतलब उसके अंदर की भावना क्या है, अंदर के विचार क्या है, क्योंकि जब वो इंटरव्यू देगा तो अपने अंदर के विचारों को प्रकट करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है, इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के विचार एवं दैनिक जीवन के प्रयोग अधिगम किए गए ज्ञान को जाना जाता है। जो उसने लर्निंग की गई हमारा एक इकट्ठा की गई नॉलेज है कि, है ना, उसके अलावा दैनिक जीवन है उसका, जो एक डेली लाइफ के अंदर उसने कार्य करता है, किस प्रकार से उसका जीवन चल रहा है, उन सारी बातों को भी जानने का अवसर हमें मिलता है इंटरव्यू के द्वारा, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट है हमारा प्रश्नोत्तर विधि। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चों से, तो वो भी एक सतत व्यापक मूल्यांकन की विधि होती है, टेक्निक होती है। इस माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चे का प्रश्नोत्तर विधि से, क्वेश्चन आंसर। इस विधि में शिक्षार्थियों को प्रश्न को एक सुनियोजित सूची दी जाती है जिनका उन्हें उत्तर देना होता है, तत्पश्चात उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि प्रश्न आंसर की, प्रश्नों की एक सूची दी जाती है। इतने सारे हमने प्रश्न उनको दिए, एक पेपर पर डेली हमने 10 प्रश्न दिए, 20 दिए या 50 प्रश्न दिए, तो ऐसे करके हमने उनको प्रश्न दिए, और उसके बाद जब वो उसका उत्तर देंगे प्रश्नों का, तो उसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है। ये थी हमारी प्रश्नोत्तर विधि, है ना। अब अगर हम देखेंगे निरीक्षण, एक होता है इंस्पेक्शन करना, है ना, बच्चों का इंस्पेक्शन करना, क्लास का करना, फिर पूरे के पूरे विद्यालय का करना, तो तब भी हमारा एक ये टेक्निक होती है जानने की व्यापक मूल्यांकन में, ठीक है। जैसे कि इस विधि के द्वारा व्यक्तिगत, एक सामूहिक या दोनों का अध्ययन किया जा सकता है। बच्चे समूह में है, पूरी क्लास के अंदर है, पूरे विद्यालय के बच्चे हैं, या कोई पर्सनल एक इंडिविजुअल बच्चा है, तो उसका एक मूल्यांकन किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा मूल्यांकन प्राकृतिक परिस्थिति में किया जा सकता है, ठीक है जी। जैसे हम लोग निरीक्षण करते हैं, तो निरीक्षण एक प्राकृतिक एक परिस्थिति के अंदर किया जा सकता है ना। नंबर नेक्स्ट है, इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जा सकता है। जो हमारे व्यक्तित्व होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, जो हमारे विचार होते हैं, मतलब सभी प्रकार का मूल्यांकन इंस्पेक्शन करते हुए किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस विधि वस्तु निश्चित क्रमबद्ध प्रमाणित एवं विश्वसनीय होती है, ठीक है ना। ये एक बहुत अच्छी प्रमाणित विधि है और विश्वसनीय है, ठीक है। तो ये एक प्रमाणित विधि होती है। अगर देखा जाता है कि सभी टेक्निक में जो भी हम लोग इन सारे टेक्निक देखते हैं, सारी विधियाँ देखते हैं मूल्यांकन की, तो उसमें एक सबसे प्रमाणित या क्रमबद्ध जो हमारी विधि है वो ये है निरीक्षण विधि, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट हमारे इंग्लिश में हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दत्त कार्य जो होता है वो क्या होता है। असाइंड टास्क जो होता है, जो हमें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, जो एक टास्क दिया जाता है, जो असाइंड दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, वो क्या होता है, इसको लेकर भी पेडागोजी में प्रश्न अलग अलग देखने को मिलते हैं हमें। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले करें कि शिक्षक बालकों को कुछ ऐसे दत्त कार्य देता है, एक ऐसे प्रोजेक्ट देता है या घर के कार्य देता है जिसके द्वारा बालक में सृजनात्मक एक क्रिएटिविटी, शिक्षक बालकों को कुछ ऐसे दत्त कार्य देता है जिसके द्वारा बालकों में सृजनात्मक, मौलिकता
एवं संगनात्मक आदि गुणों का पता लगाया जा सकता है। देखो यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया गया है पॉइंट, लेकिन अगर बात हम लोग करें कि सीधी सी बात यह है कि दत्त कार्य के द्वारा जो होता है कि बच्चे को शिक्षक के द्वारा एक ऐसा कार्य दिया जाता है, एक ऐसा दत्त कार्य दिया जाता है जिससे बच्चों के सृजनात्मक का विकास हो जाए, उसकी मौलिकता का विकास हो जाए और उसकी संगनात्मक कॉग्निटिव का विकास या उनके गुणों का विकास हो जाए। ठीक है ना। तो ये तीनों गुण हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा है। मौलिक गुण क्या होते हैं बच्चे के, है ना। इसके अलावा सृजनात्मक एक क्रिएटिविटी जो एक उसके गुण होते हैं वो क्या होते हैं, उसके कॉग्निटिव गुण क्या होते हैं, उन सारे गुणों का विकास जो होता है हमारा एक दत्त कार्य से होता है। क्योंकि जो असाइनमेंट दिया जाता है वो किस प्रकार से बच्चा कितना बेहतर तरीके से उस प्रोजेक्ट को बना रहा है, कर रहा है, ये सारी बातें इसमें आती है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो को लेकर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। पोर्टफोलियो क्या होता है, ठीक है जी। तो यह एक प्राथमिक स्तर पर, एक प्राइमरी लेवल पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है। पोर्टफोलियो में निम्नलिखित चीज़ें आती हैं। आकलन किया जाता है ना, उसका जो एक आकलन जब हम लोग करते हैं प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों का, तो आकलन करने का एक सबसे बेहतर तरीका है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है कि जिसमें रिकॉर्ड तैयार किया जाता है ना, फाइल्स तैयार की जाती है अपने कार्य की, जो हम लोग कर रहे हैं कार्य। एक तो टीचर का भी पोर्टफोलियो होता है और एक बच्चों का भी पोर्टफोलियो होता है। जैसे कि इसके अंदर निम्नलिखित चीज़ें आती हैं। वो निम्नलिखित चीज़ें कौन सी हैं कि बच्चे के द्वारा बनाए गए चित्र हम लोग देखेंगे। वो एक जब उसका हमने पोर्टफोलियो तैयार किया बच्चे का, तो बच्चे के द्वारा बनाए गए चित्र, बच्चे का जो चित्र था अपना खुद का वो, इसके अलावा स्व आकलन शीट जो कार्य पत्रक दिया जाता है बच्चे का, स्व आकलन शीट होती है वो। इसके अलावा अभिभावक आकलन शीट, अभिभावक भी जो कार्य करते हैं बच्चे में का सहयोग करते हैं, बच्चे अभिभावक ने किस तरीके से बच्चों को हैंडल करा है, बच्चे क्या उनकी मीटिंग रही है पेरेंट्स मीटिंग में, सब कुछ सारी चीज़ें जो आती है हमारी अभिभावक आकलन शीट। सहपाठी आकलन शीट भी, जो सहपाठी जो हम लोग एक दूसरे के साथ में बैठकर हमने कार्य किया था उसकी शीट तैयार करना। इससे बच्चे के संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का आकलन होता है, जो पोर्टफोलियो होता है